ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई एग्जाम के लिए हमने दरोगा बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये दरोगा बैच का लेक्चर 1 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श कुमार भारती और इस वीडियो में हम दरोगा बैच की पहली वीडियो पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान जो प्रेजेंट टाइम में है उसके डेवलपमेंट में इतिहास की क्या भूमिका रही है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या भूमिका रही है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके लिए सबसे कुछ हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में 1600 ईस्वी में आई हुई थी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से जो युद्ध लड़ा हुआ था वो 1757 में लड़ा हुआ था, जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं। और ये प्लासी का युद्ध के लड़ाई से ही भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव थी वो मजबूत हो गई थी। अब वो एज अ रूलर यहाँ पे रूल करने वाले थे। इसके अलावा जो सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण बैटल होती है वो 1765 ईस्वी में होती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये बक्सर का युद्ध था। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो पहले एक ट्रेड कंपनी थी, कमर्शियल बॉडी थी, अब वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी की तरफ वो बढ़ रही है, यानी कि अब वो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था देखना स्टार्ट करेगी। 1764 ईस्वी में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ये होता है कि जो मुगल बादशाह शाह आलम होते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्रदान करते हैं, जिसमें जितना भी राजस्व की प्राप्ति होगी इन तीनों प्रांतों से उस पे एकाधिकार किसका हो जाएगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक संस्था के रूप में भारत में स्टेब्लिश होने के लिए। ठीक, अब ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो ब्रिटिश सरकार है वो दो तरह से वर्क करती है, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो नियरली अबाउट जो एक एक्ट होता है वो एक्ट लेकर के आती है 1773 में, और 1773 से इनका जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सेटअप होता है वो चलता है 1947 तक। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक इसको हम डिवाइड कर लिए कंपनी का शासन जो चलता है 1773 से लेकर के 1853 तक। इसके अलावा है ताज का शासन, यानी कि क्राउन रूल है 1858 से लेकर के 1947 तक ये चलता है। अब ये कंपनी का जो शासन है वो 1773 से लेकर के 1853 तक क्यों चलता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि 1753 के बाद 1857 में भारत में सैनिक विद्रोह होता है, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार होता है जो भारत में वो खत्म हो जाता है। ठीक, और वो कैसे खत्म होता है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि कंपनी के शासन में हम क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। ताज का शासन जो स्टार्ट होता है 1858 में, उसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, परिषद अधिनियम 1861, परिषद अधिनियम 1892, परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ये जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी एक्ट हैं, हम बारी-बारी से देखेंगे और हम ये देखेंगे कैसे मैजिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी माध्यम से इवॉल्व होता चला गया है। ठीक? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहाँ पे केवल 5 चीज़ें हमको पढ़ना है और 5 चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला ये है कि जैसे ही भारत में बक्सर का युद्ध होता है सन 1765 में, उसके बाद से ही जो कंट्रोल होता है बंगाल में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पे बंगाल के गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। उसी टाइम पे जहाँ-जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना कंट्रोल रहता है, अपना नियंत्रण रहता है, वहाँ पे अपना गवर्नर बना देती है। जैसे कि बंगाल में बंगाल का गवर्नर हो गया, बम्बई में बम्बई का गवर्नर हो गया, मद्रास में मद्रास का गवर्नर हो गया, ठीक? अब ये जो गवर्नर हैं, ये इनका जो रूल होता है वो 1765 से लेकर 1772 तक चलता है। लेकिन अब उसको ज़्यादा पावर देने के लिए, ज़्यादा अग्रेसिव और प्रशासनिक रूप से इसको सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आती है। और इस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस ये होता है कि जो अब तक बंगाल का गवर्नर था, अब उसको बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया।
और जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उस टाइम पे जो 2 गवर्नर थे बंगाल और मद्रास के, उन दोनों को जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन कर दिया गया। ठीक? ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट कि उसके अधीन रख दिया गया। जो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कहाँ पे? बंगाल में। इसके अलावा ये बताया गया है इस एक्ट में कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वो किसी भी भारतीय से रिश्वत नहीं लेंगे, किसी भी भारतीय से घूस नहीं लेंगे, कोई उपहार नहीं लेंगे, और जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो कोई अपना निजी व्यापार, निजी उद्योग भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में ये है कि ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इसको कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का भी प्रयास किया था इसमें। ठीक? ये था हमारा 1775 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि जो एक्ट में कुछ कमियां थी 1775 में, उन कमियों को 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से उसको दूर किया गया। और इसमें दूर ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्ग था, मुख्यतः दो टाइप के वर्ग थे, राजनीतिक वर्ग था और व्यावसायिक वर्ग था। उन दोनों कामों को देखने के लिए दो बॉडी का स्थापना किया गया। जैसे व्यवसायिक कार्य को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, और राजनीतिक कार्य को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए, जिनके पास मिलिट्री पावर वगैरह सब कुछ थी। ठीक? और इसी एक्ट में पहली बार यह बताया गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बताया गया था। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र का मतलब यह हो गया कि जो बंगाल है वो पूरी तरह से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कंपनी के कार्य और उनका जो प्रशासन है उस पे पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो इसमें ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट है कि उनके दोनों का राजनीतिक कार्य और व्यवसायिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया, और दोनों को देखने के लिए एक अलग-अलग संस्था की स्थापना कर दी गई। ठीक। इसके अलावा आता है चार्टर एक्ट 1833 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि सबसे पहले इसमें चेंजेस ये होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको बदल करके अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक? ये पॉइंट ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या हुआ कि जब भारत गवर्नर जनरल बना तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे, जो अब तक गवर्नर जनरल अब बंगाल के अधीन थे, अब उनको जो भी विधायी शक्तियां दी गई थी उनसे वंचित कर दिया गया। पहले तो उनके अधीन थे लेकिन उनके पास विधायी शक्तियां थीं, लेकिन अब उसको वंचित कर दिया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यावसायिक गतिविधियां थी, यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी, उसको बंद कर दिया गया। ठीक? और बंद करने का मतलब ये हुआ कि अब वो पूरी तरह से प्रशासनिक इकाई के रूप में भारत में कार्य करेंगी, और इसके लिए जो सिविल सेवक होते हैं, जैसे जो आईएएस, आईपीएस होते हैं, उनके भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन का प्रस्ताव भी इसी एक्ट में लाया गया था। ठीक? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो सिविल सेवा के लिए जो अवसर खोलने का जो प्रयास किया गया था इस चार्टर एक्ट में, ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा हुआ था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपनी आपत्ति दर्ज किया हुआ था, जिसके फलस्वरूप ये परिणित नहीं हो पाया था। ठीक? अब चार्टर एक्ट 1833 के बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट 1853 में। ये इंपॉर्टेंट किस मायने में है वो हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब उसके पास क्या हो गया कि जो विधायी हैं, विधायी शक्ति, और जो प्रशासनिक शक्ति है, यानी जो विधायी कार्य हो गए, जो प्रशासनिक कार्य हो गए, दोनों को अलग कर दिया गया। जैसे प्रेजेंट टाइम में होता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, दोनों अलग हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया गया, जो विधायी पावर है, यानी जो कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं, और जो उसको लागू करने वाली जो शक्तियाँ हैं, दोनों क्या हो गई, अलग-अलग हो गई। ठीक? अब इसके अलावा इसमें जो सेकंड इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो सिविल सेवक होते हैं, वो उनके भर्ती के लिए अब ये खुली प्रतियोगिता, यानी कि ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक? और कंपनी को अब इनका टारगेट ये होता है, कंपनी को हमको विस्तारित करना है और भारत को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत क्या करना है, अब वो कब्जे में रखना है। यानी कि जो भी जितने भी टेरिटरी पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल की हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उस पर अपना कब्जा जारी रखेगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसका मतलब ये है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो स्टार्ट हुआ।
जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे धीरे-धीरे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो प्रतिनिधित्व होता है, वो धीरे-धीरे अब इंक्लूड किया जाने लगा है, ठीक? अगर हम महत्व की बात करें, तो इसमें महत्व में आता है कि जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। दूसरा है कि जो सिविल सेवकों की जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसकी स्टार्टिंग किया गया, ठीक? और थर्ड पॉइंट ये, यानी कि यहाँ पर मुख्यतः हमको केवल 3 पॉइंट देखना है, ठीक? इसके अलावा हम आते हैं, अब इसी बीच में क्या होता है कि 1857 में, यानी कि जैसे हमने बताया कि जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है, यानी कि जो क्षेत्रीय वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी अपना हथकंडा अपनाया हुआ था, चाहे वो हड़प नीति के माध्यम से हो, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि के माध्यम से हुआ हो, तो अब इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में कहीं न कहीं एक असंतोष जनरेट हुआ, एक असंतोष पैदा हुआ भारत की जनता में, और 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई, और इस क्रांति ने क्या किया कि सब कुछ बदल करके रख दिया। अब तक भारत के जो भी प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासित होते थे, अब क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया, और जो सारा पावर था इनको रूल करने के लिए, वो अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। इसी को हम बोलते हैं कि ये ताज का शासन है, और ये 1858 से लेकर के चलता है 1947 तक। अब इसमें जो डिफरेंट-डिफरेंट जो अधिनियम आए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, जिसको 1833 में बनाया गया था, अब उसको हटा करके एक नया नाम दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं वायसराय। तो ये हो गया कि वायसराय, तो वायसराय कौन बना, तो 1858 में। और जो पहला वायसराय था, वो बना था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना हुआ था, ठीक? और 1833 में जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना हुआ था, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हमको ये 2 नाम याद रखना है। तो वो 1773 में कौन बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ भारत यानी कि इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बना हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पे जो पहले वायसराय थे, वो कौन बने हैं, तो लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें जो अगला इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब पिट्स इंडिया एक्ट में जो 2 बोर्ड बनाए गए थे, एक था नियंत्रण बोर्ड और एक था निदेशक कोर्ट, ठीक? दोनों को समाप्त कर दिया गया, ठीक? इसके अलावा अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में एक नया पद बनाया गया, जिसको हम राज्य सचिव बोलते हैं, और इसमें क्या हुआ कि जो भारत का प्रशासन रहेगा, वो पूरी तरह से ये सचिव के नियंत्रण में रहेगा, और ये डायरेक्टली क्या करेगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाया गया था, ठीक? जो एक सलाहकार समिति थी, जो केवल उसको सलाह देंगे, ठीक? अब ये हुआ कि जो भारत के सचिव का परिषद जो बनाया गया था, इसका गठन किया गया था 1858 में। ये एक निगमित निकाय थी, जिसको कंट्रोल किया जा सकता था, और इस पे मुकदमा हो सकता था, और ये भी मान लो कि मुकदमा कर सकता था, ठीक? अब जैसे कि यदि 1858 का यदि कानून यदि हम देखें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी प्रशासनिक मशीनरी है भारत में, उसमें सुधार करना था। सुधार इसलिए करना था क्योंकि ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं सैनिक विद्रोह से डर गई थी, और इसलिए सुधार करना चाह रही थी, ठीक? और अब भारत में वो एक रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं कि एक ज़िम्मेदार सरकार की स्थापना करना चाह रही थी, ठीक? अब वो कैसे करना चाह रही थी, वो हम आगे देख लेते हैं। तो 1858 में हमने ये देख लिया, तो हमने क्या-क्या देख लिया यहाँ पे? पहला देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया हुआ करता था, अब उसको हटा करके अब वायसराय बन गया। पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। जो द्वैध शासन थे, कहाँ पे? ईस्ट इंडिया एक्ट में जो लाया गया था, उसको खत्म कर दिया गया, और यहाँ पे एक राज्य सचिव बनाया गया, ठीक? एक नई पोस्ट बनाई गई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस राज्य सचिव के माध्यम से यहाँ पे रूल करेगी, ठीक? भारत परिषद अधिनियम 1861 हम देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, और यही लॉर्ड कैनिंग जो है कि प्रथम हमारा वायसराय बना हुआ था, इसने क्या किया
कि जो बनारस के जो राजा थे, जो पटियाला के महाराजा थे, सर दिनकर राव, इन दोनों लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया हुआ था, यानी कि भारत में विधान परिषद अब बन गई थी, ठीक? जैसे इस समय स्टेट गवर्नमेंट में होती है स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे विधान परिषद बनाया गया था और उनमें 3 लोगों को शामिल किया गया था, ठीक? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, ठीक? अब ये कि मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो अभी तक इनकी जो विधायी शक्तियाँ वंचित कर दिया गया था 1833 में, अब इसको क्या है कि अब इसको पुनः प्रदान कर दिया गया और ये यहाँ पर एक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, ठीक? इसके अलावा क्या है कि जो बंगाल है, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर 1862 में, 1886 में, 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पर ये मैचिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक? तो हमेशा याद रखें, बंगाल में सबसे पहले हुआ था क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश का शासन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में 1886 में हुआ और पंजाब में 1857 में हुआ, ठीक? अब यहाँ पे ये हो गया कि वायसराय के पास ये पावर दिया गया किसके लिए कि बिना परिषद के सलाह के अध्यादेश जारी करने का, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो अध्यादेश जारी किस अधिनियम के तहत हुआ, तो अधिनियम 1861 के तहत हुआ है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वर्तमान में भी हमारी सरकार जो है वो अध्यादेश जारी करती है, यानी कि अध्यादेश का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही पहले 1861 ईस्वी में आ गया था, ठीक? अब इस अधिनियम ने वायसराय के परिषद को कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां दिया हुआ था और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट किया। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट में जो डिफरेंट टाइप के जो ये मंत्री होते हैं, तो इस मंत्री के पद की जो शुरुआत होती है, वो इसी अधिनियम में होती है। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा दिनकर राव को शामिल किया गया विधान परिषद में और जो बॉम्बे और मद्रास की जो विधायी शक्तियाँ थी, उसको पुनः वापस दे दिया गया और बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा और पंजाब में जो विधान परिषद का गठन किया गया और अध्यादेश जारी करने का और ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, जो मंत्रीगण प्रणाली है, इसको भी शामिल किया गया यहाँ पे, ठीक? अब भारत परिषद अधिनियम हम 1892 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे, उसमें अब सरकार के अलावा जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि हम यहाँ पे धीरे-धीरे देख रहे हैं कि भारतवासियों को अब उनके परिषद में धीरे-धीरे शामिल किया जाने लगा है 1857 की क्रांति के बाद और अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि बजट पे चर्चा अब होनी ये स्टार्ट हो गई और उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वायसराय के नामांकन की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा देखो जो जिला परिषद होता है, जो नगर पालिका है, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पे जो गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति करने का भी यहाँ पे शक्तियाँ दी गई थी, जो वायसराय के पास थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, केवल हमको ये चीज़ याद रखना है कि बजट पर चर्चा और उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक? अब आता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है 1909 का मोर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम। इस मोर्ले-मिंटो सुधार में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो केंद्रीय परिषद में जो भारतीयों की संख्या थी, पहले 16 थी, इसको बढ़ा कर के 60 कर दी गई है, ठीक? केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखें, ठीक? लेकिन परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दे दी। दोनों स्तर पर विधान के ठीक ये हो गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पृथक निर्वाचन के आधार पे जो क्षेत्र है, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया था, इसी पार्लियामेंटो सुधार में ही किया गया था, ठीक? और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यकारी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था। तो प्रथम भारतीय सदस्य कार्यकारी परिषद का किसको बनाया गया है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया है और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक? ये हो गया हमारा मार्ले मिंटो सुधार। इसके अलावा आता है भारत शासन अधिनियम 1919 और इसमें हम देख लेते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो घोषणा होती है वो 20 अगस्त 1919 में होती है और ये 1919 में ये बनता है, लेकिन ये 1921 में लागू होता है। इसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर केंद्रीय और जो प्रांतीय विषय होते हैं, विषयों की जो सूची होती है, ठीक?
और राज्यों पर उसका कैसा केंद्रीय नियंत्रण रहेगा, अब यहाँ पर ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब कि जो सूची है, यानी कि जिसको हम प्रेज़ेंट टाइम जो हमारे यहाँ पे सूची बनाई गई है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अब इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। पूरी तरह से एग्ज़ीक्यूशन नहीं हुआ, केवल इंट्रोडक्शन हो रहा है। और प्रांतीय विषयों का जो हस्तांतरण है और आरक्षित विषय द्वैध शासन व्यवस्था, ये क्या होती है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे ये जो प्रांतीय सूची जो बनाई गई है, तो इसमें बना दिया गया कि उस सूची को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक डिवाइड हो गया हस्तांतरण वाले में, ठीक? और दूसरा बना दिया गया आरक्षित। अब आरक्षित में जो आरक्षित सूची में जो विषय रहेंगे, उस पे जो कानून बनाएगा, वो वायसराय बनाएगा डायरेक्टली, ये एग्जीक्यूटिव का रूल होता है इस पे। और हस्तांतरण वाले में जो विधायी शक्तियाँ हैं, जो मंत्री के जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस पे ये लोग रूल करेंगे। इसी को हम डायआर्की भी हम बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। तो याद रखें कि द्वैध शासन व्यवस्था कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 1919 के अधिनियम में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक? ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना, केवल हमको ये जानना है कि ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 1919 में। और द्विसदनी व्यवस्था का मतलब ये हो गया, जैसे प्रेज़ेंट टाइम में हमारे कंट्री में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक उसी तरह से उस समय भी ये द्विसदन व्यवस्था ला दिया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई, यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ये आ गया था। हालाँकि ये बहुत ही लिमिटेड था। केवल जो लोग ज़मींदार थे, जो लोग टैक्स भरते थे या जिनके पास काफ़ी ऊँची शिक्षा थी, केवल वही लोग वोट कर सकते थे। अब इसमें ये हुआ कि जो सांप्रदायिकता के आधार पे जो सिख थे, भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, यूरोपियों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन दे दिया गया। पृथक निर्वाचन का मतलब ये हो गया कि वो जिस ग्रुप का पर्सन होगा, उसी ग्रुप के लोग उसको वोट कर सकते हैं। जैसे यदि ये मुस्लिम को यदि दिया गया है एग्ज़ाम्पल, तो मुस्लिम को यदि दिया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई मुस्लिम कंटेस्टर यदि कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, तो उसके वोटिंग में केवल मुस्लिम ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक उसी तरह यदि सिख है, तो सिखों में केवल सिख पार्टिसिपेट करेगा। भारतीय ईसाई में यदि कोई इलेक्शन लड़ रहा है, तो केवल भारतीय ईसाई ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस प्रकार से है। मताधिकार इसी इसी एक्ट में प्रोवाइड कराया गया था। ठीक, इसके अलावा क्या है, उच्चायुक्त बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं हाई कमिश्नर। और लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि लोक सेवा आयोग जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो केंद्रीय बजट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो राज्य का बजट है, दोनों को अलग कर दिया गया, जैसे कि हम प्रेज़ेंट टाइम में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा है वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया था, ठीक? अब हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या-क्या आया हुआ था। ठीक, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि यह एक उत्तरदायी सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम जो पार्ट है वो 1935 से लिया हुआ है, क्योंकि यह एक विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। और इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना किया हुआ था, ठीक ना? लेकिन ये जो है अखिल भारतीय संघ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, ठीक उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, लेकिन ये कभी अस्तित्व में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो देशी रियासत थी, ये इसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि अब इसमें इसी एक्ट में ये 3 सूची बनाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संगीत सूची है, जिसमें ये 59 विषय हैं। राज्य सूची है, जिसमें ये 54 विषय है। समवर्ती सूची है, जिसमें ये 36 विषय दिया गया है, कि जो काफ़ी जो प्रेज़ेंट टाइम की जो सूची है, उससे मिलती-जुलती है, ठीक? और इसके अलावा ये दिया गया है कि यदि कोई रेसिडुअरी पावर है, तो किसको दे दिया गया? तो गवर्नर जनरल को बाद में देख लेते हैं। इसके अलावा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। केंद्र में अब तक कहाँ थी? तो राज्य में थी, यहाँ पर आ गई है केंद्र में। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये द्वैध शासन है, ये 1937 में तो शुरू हुई, लेकिन ये 1939 में ही जाकर के खत्म हो गई। 11 राज्यों में से जो 6 राज्य थे, वहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था बनाया गया। यानी कि वहाँ पे विधानसभा भी रही होगी और विधान परिषद भी, ठीक?
अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी दलित लोग थे, महिलाएँ थी, मज़दूर वर्ग, इन लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया गया, यानी कि पृथक निर्वाचन की अधिकार दे दिया गया। अब ये हुआ कि भारत का जो परिषद था उसको समाप्त करना था, मताधिकार जो भी दिया उसको विस्तार करना था, क्योंकि अभी तक क्या था कि बहुत ही संकुचित मताधिकार दिया गया था और इसी एक्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे देश में जो यूपीएससी है और जो स्टेट पीएससी है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, और जो जॉइंट लोक सेवा आयोग है वो भी इसी में स्थापना किया गया था। संघीय जो न्यायालय है, यानी कि पूरे भारत के लिए न्यायालय का स्थापना किया गया था, कब? 1937 में, ठीक। ये हमने पढ़ लिया कि 1935 में जो मेन इम्पोर्टेंट क्या शामिल किया गया है। अब ये लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या-क्या हुआ था। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा किया हुआ था कि 30 जून 1948 को भारत से क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन ये समाप्त हो जाएगा, ठीक? अब जब भारत से ब्रिटिश राज जब समाप्त होगा तो उसमें के बाद यहाँ पे स्वतंत्र डोमिनियन आ जाएगा, यानी कि अब भारत के ऊपर जो पावर रहेगी, अल्टीमेटली पावर किसकी रहेगी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही है। अब लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक कि भारत में संविधान बन कर के तैयार नहीं हो जाता है। अब देखिए उस टाइम पर 2 डोमिनियन बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान बनाया गया था, जैसा कि भारत और पाकिस्तान इस टाइम पर अलग हो गया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होगा कि वायसराय का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल की क्या हो गई? फिर से नियुक्ति कर दी गई। दोनों डोमिनियन संविधान सभाओं को ये पूर्ण शक्ति दे दी गई, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों लोग अपना अपना संविधान ये बना सकते हैं, ठीक। सचिव पद समाप्त कर दिया गया, संप्रभुता समाप्त हो गई, रिजर्व बैंक की अपॉइंटमेंट यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर से ये आयोग हमारा बनाया गया, ये ठीक। गवर्नर जो भारत जो गवर्नर जनरल हो गए और प्रांतीय गवर्नर, जैसे जो प्रेसिडेंट होता है ठीक उसी तरह से गवर्नर जनरल हो गया, जो प्रांतीय गवर्नर हो गए जो प्रेजेंट टाइम में होता है उसकी अपॉइंटमेंट किया गया और भारत का जो सम्राट शब्द होता है उसको समाप्त कर दिया गया, नियुक्ति और आरक्षण दिया गया। 15 अगस्त 1947 तक डोमिनियन भारत और पाकिस्तान क्या हो गए? ये बन करके तैयार हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया है कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में सन 1600 लेकर के 1947 तक रूल किया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है वो 1773 से लेकर के 1947 तक चलती है और 1773 से 1947 तक के फेज को हमने दो भागों में बांटा। 1773 से लेकर के 1858 तक हमने बांटा हुआ, जिसमें कंपनी का शासन था, और 1858 से लेकर के 1947 तक में ताज का शासन था। ताज का शासन का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली जो पावर थी अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी, ठीक है? यानी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब वहाँ से रूल करेगी। इसके अलावा पहले क्या हो रहा था कंपनी के शासन में कि कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई थी और कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक? यदि आपको कोई डाउट हो तो डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हर क्वेश्चंस को रिप्लाई किया जाएगा। यदि वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है आप इसको डाउनलोड करने आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक? वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मैं संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान का सभी का वीडियो लेकर के आऊँगा और एक-एक टॉपिक पूरी तरह से कवर कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।